सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दमयी। प्रवचन सारथी ग्रंथ में ये विशेष प्रज्ञापन अधिकार स्वाध्याय में है और इसमें 136 तक गाथाएं हो चुकी हैं। 93 नंबर की गाथा से 136 तक 44 गाथाएं हो गई। देखो इसमें गे माने विश्व, गे माने क्या है? विश्व है। तो विश्व जो है वो क्षेत्र में शुरू, क्षेत्र पे गे है। तो अब गे विशेष क्या है? वे 6 द्रव्य विशेष है उसके। तो आचार्य देव ने सामान्य किसको कहा? विश्व को। और 6 उसके भेद किए, भेद बताए, वे विशेष है। अब उन विशेषों को भी उन्होंने 2 में विभाजित किया। पहले जीव अजीव का, लोक अलोक का, क्रिया और भाव से, और मूर्त अमूर्त से, फिर प्रदेश अप्रदेश से, इस प्रकार से उनके भेद किए हैं। तो 135 नंबर की गाथा में कभी आप लोग याद करते हैं ये कौन कौन से लिखती है? क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। कौन कौन से भेद किए एक बार देखना चाहिए इसको। तो यहाँ पर प्रदेश भेद को, ये प्रदेश अप्रदेश का जो भेद किया है 135 नंबर की गाथा। कौन से द्रव्य ऐसे हैं जो प्रदेशी हैं, सप्रदेशी हैं, और कौन से द्रव्य ऐसे हैं जो सप्रदेशी नहीं है, अप्रदेशी है। और उसके बाद ये द्रव्य कहाँ रहते हैं ये इसमें बताया 136 नंबर की गाथा। अरे ऐसा प्रश्न क्यों आया आचार्य देव को कि ये कहाँ रहते हैं? बोलो प्रश्न क्यों आया? ये कहाँ रहते हैं? रहेंगे तो विश्व नहीं ना, तो कहाँ रहते हैं? ऐसा प्रश्न क्यों आया? अगर ऐसा हो तो सारे द्रव्यों में सारे कार्य लोग में रहते हैं ना, लोग की बात आई। सिद्धि नहीं होगी, क्षेत्र की सिद्धि नहीं होगी ना। हाँ जी, क्षेत्र की सिद्धि नहीं होगी। एक तो उसका ये कारण है कि वे सप्रदेशी हैं। 5 द्रव्य तो सप्रदेशी, प्रदेश रहित है। ठीक है, एक कारण तो ये है। तो फिर वो असंख्यात असंख्यात प्रदेश है तो वे कहाँ रहेंगे? किसी के अनंत प्रदेश है तो वे कहाँ रहेंगे? ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इसका विचार नहीं किया जाए और अपन ऐसा सोचे कि ठीक है भाई ये क्षेत्र में है तो कहीं भी रहे, पूरा आकाश पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं। इसलिए उन्होंने ये बता दिया कौन द्रव्य कहाँ रहते हैं। तो इसमें लोक के पहले भेद कर दिए थे उन्होंने। तो लोक में देखो यहाँ मूल बात जीव और पुद्गल 2 द्रव्य है, और 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो गति करते हैं और स्थिति करते हैं। बाकी और कोई भी द्रव्य गति और स्थिति नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, वे गति और स्थिति करते हैं तो वे अपने उपादान से करते हैं।
कैसे करते हैं? उपादान। उनका अपना उपादान है, उससे भी करते हैं। और उनके उपादानगत योग्यता ऐसी है कि वे लोक में ही इतने हिस्से में ही गति और स्थिति करते हैं, इसे उधर उधर नहीं करते। अब जब बहुत गति स्थिति करेंगे तो गति स्थिति रूप जो क्रिया उनकी होती है तो उसके लिए कोई निमित्त अवश्य होना चाहिए ना। तो किसी भी कार्य में दो कारण होते हैं, एक अंतरंग कारण, एक बहिरंग कारण। तो अंतरंग कारण क्या रहा? उपादान। उपादान। और बहिरंग कारण निमित्त। तो वहां उस कार्य को गति रूप या स्थिति रूप जो कार्य है जीव और पुद्गलों का, तो उनको कोई निमित्त चाहिए वहां। तो फिर क्या निमित्त हो सकता है? तो धर्म धर्म दो तरह के निमित्त होते हैं, इसलिए वहां धर्म और धर्म द्रव्य भी वही होंगे जहां ये गति और स्थिति करें। ठीक है। तो और आकाश में ये क्षेत्र पे रहते हैं ऐसा बता दो किस प्रकार से रहते हैं। तो एक दो दो जीवन मतलब बता दिया और धर्म धर्म बता दिया, 4 हो गए। और आकाश में 5 हो गया। अब बचा काल द्रव्य। तो एक काल द्रव्य जो है वो क्या करता है कि एक गति और स्थिति रूप में क्रिया होती है, तो उस क्रिया में प्रति समय जो उसमें वर्तना होती है गति और स्थिति के लिए, तो उसमें वो काल द्रव्य निमित्त है। ठीक है, इसलिए वो काल द्रव्य वहां इसी में इतने हिस्से में रहता है, ऐसा कहा। तो अब ये एक गाथा 136 नंबर की पूरी हो गई है और अब 137 नंबर की गाथा है स्वाध्याय में। ये अपन ने गाथा पढ़ ली थी मेरे ख्याल से, कभी नहीं पढ़ी। गाथा पढ़नी है, टीका पढ़ना है जी। अच्छा, दोबारा पढ़ना है। इसमें कहते हैं कि इनको द्रव्यों को प्रदेश बना और अप्रदेश बना किस प्रकार संभव है ये बताता है। तो अपन ये पहले गाथा का पाठ करते हैं। जदतेन वक्पदेशा तदपदेशाहवन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेन पदेषु भवो गणितो इसका जैसे वे आकाश प्रदेश है उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश है। जैसे आकाश के प्रदेश है, आकाश के प्रदेश ही है आकाश के प्रदेश, वैसे क्षेत्र का प्रदेश है। अर्थात जैसे आकाश के प्रदेश परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं, उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश भी इसी प्रकार नापे जाते हैं, उनके भी ऐसे ही नापे गए। तो आकाश के प्रदेश कैसे नापे जाते हैं? हाँ जी, एक परमाणु के नाप से वो आकाश के प्रदेश नापे जाते हैं। एक परमाणु हाँ जी। तो परसों बताया था जैसे उसको गज क्या होता है, मील क्या होता है, सब बताया था ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर
वो परमाणु गज का काम करता है। एक परमाणु, तो एक परमाणु एक प्रदेश को घेरेगा, दूसरा परमाणु दूसरे प्रदेश को, ऐसे अनंत परमाणु इसको पूरे आकाश को घेर सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको नापा जाता है और उसी प्रकार से इस द्रव्य को नापा जाता है। और परमाणु अप्रदेशी है, उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा गया। और परमाणु कैसा है? अप्रदेशी है परमाणु। अप्रदेशी समझ गए? एक प्रदेश वाला उसको अप्रदेशी कहते हैं। एक प्रदेश वाला है, एक प्रदेश तो है ना उसका, एक प्रदेश तो है, उसको अप्रदेशी क्यों कहते हैं? माने प्रदेश ही नहीं हुए जिसके, उसको अप्रदेशी कहो ना। क्यों? बोलो प्रदेश, प्रदेश ही नहीं हो, एक प्रदेश भी क्यों होना चाहिए? उसको अप्रदेशी कहो ना। शाबाश। प्रदेश ही नहीं होगा तो वस्तु कैसे हो? प्रदेश ही नहीं होगा, वस्तु कोई भी हो जिसका अस्तित्व है, तो प्रदेश वाला तो होगा ही होगा, चाहे भले ही एक ही प्रदेश क्यों नहीं। ये बात है, तो शून्य हो जाएगा। लेकिन सप्रदेशी किसको कहते हैं? जिनके दो से अधिक, दो या दो से अधिक प्रदेश हो, उनको प्रदेशों वाला ऐसा कहेंगे ना। तो जिसके एक प्रदेश है वो प्रदेशों वाला नहीं है, इसलिए अप्रदेशी। तो यहाँ कहते हैं परमाणु प्रदेशी है और उसके द्वारा प्रदेशोद्भव होता है। प्रदेशोद्भव का मतलब यह है कि अनेक परमाणु मिलकर के, दो परमाणु मिलकर के, चार परमाणु मिलकर के, संख्यात परमाणु मिलकर के, असंख्यात परमाणु मिलकर के, अनंत परमाणु मिलकर के एक स्कंध को बनाते हैं। इसका मतलब प्रदेशोद्भव। देखो टीका है, भगवत कुंत कुंताचार्य स्वयं ही आगे 140 में सूत्र द्वारा कहेंगे। सूत्र माने गाथा कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एकाणु व्याप्यत्व है। आकाश के प्रदेश का लक्षण क्या है? आकाश है ना, तो आकाश प्रदेश वाला है। तो प्रदेश वाला है तो किस तरह प्रदेश वाला है? तो यहाँ ये बता रहे हैं कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एक अणु व्याप्यत्व है, एक अणु द्वारा व्याप्त होता है। आकाश का प्रदेश है, आकाश के प्रदेश हैं, तो उसमें उसके प्रदेश का लक्षण क्या है? एक पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, अनंत गुण है तो गुण की कोई पहचान तो होगी ना, गुण का कोई लक्षण तो होगा। क्या है गुण का लक्षण? हाँ बिल्कुल, जो द्रव्य है उसकी, मेरा केवल यही कहना है कि गुण है तो गुण का कोई ना कोई लक्षण तो होगा। ऐसे ही आकाश का प्रदेश है तो उसका कोई ना कोई लक्षण तो होगा। अब वो अनंत प्रदेशी है वो तो एक बात है, लेकिन एक एक करके ही तो अनंत प्रदेश होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रदेश हो या अनंत प्रदेश नहीं हो, और सीधा अनंत प्रदेश हो जाए एक एक के बिना कैसे हो? अनंत तो एक संख्या है, बड़ी संख्या है वो, तो उसमें एक एक प्रदेश करके जो संख्या अनंत प्रदेश होंगे आकाश के, तो उसमें आकाश के एक प्रदेश का लक्षण क्या है? कि एक परमाणु व्याप्यत्व तो उसका लक्षण है। अर्थात एक परमाणु से व्याप्त होना
वह प्रदेश का लक्षण है। और यहाँ इस सूत्र या गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकारता कही जाती है। इस सूत्र में क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि आकाश सप्रदेशी है ना, तो जैसे आकाश प्रदेशों वाला है वैसे अन्य द्रव्य भी प्रदेश वाले हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वे प्रदेश वाले हैं तो उनके प्रदेशों की रचना जो है वो नापी कैसे जाती है, ये बात है। जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्य के प्रदेश हैं। इस प्रकार प्रदेश के लक्षण की एक प्रकार मान प्रदेश का लक्षण तो एक ही होगा ना। जैसे आकाश के प्रदेशों का जो लक्षण है वही जीव के प्रदेशों का लक्षण होगा, वही धर्माधर्म द्रव्य के प्रदेशों का लक्षण होगा, वही काल द्रव्य के प्रदेश का लक्षण होगा, वही पुद्गल के प्रदेश का लक्षण होगा। आया क्या नहीं आया? हाँ जी। तो इसलिए एक प्रकार का लक्षण एक प्रकार का होगा ना सबका। जो प्रदेश है उस प्रदेश का लक्षण, अब वो किसी का भी प्रदेश हो तो परमाणु की राशि बस वो उसका माप है। ठीक है। अब वो जैसे गज है तो गज से कपड़ा भी नापा जाता है और कपड़ा वो गज से दूरी भी नापी जाती है। जो भी नापा जाएगा वो गज से ही नापा जाएगा ना, चाहे वो दूरी नापना हो चाहे कपड़े को नापना हो। इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रदेश हैं भिन्न भिन्न द्रव्यों के, तो उन प्रदेशों का नाप क्या है? वो एक परमाणु, एक उद्गल परमाणु द्वारा आकाश के एक प्रदेश को घेरा जाता है तो उस एक प्रदेश की माप है। तो यही माप सब में चलेगी और इसी माप के आधार पर जो दूसरे द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, इनके जो प्रदेशों की माप बताई गई है और वो माप निश्चित है तीन द्रव्यों की, सभी की है वैसे तो निश्चित तो वो जो माप निश्चित है तो वो किस प्रकार से मापी गई? एक पर कोई उसी लक्षण से कि एक परमाणु जो आकाश के एक प्रदेश को जो जितने स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो इसी आधार पर सबके प्रदेशों की संख्या निश्चित की गई, ये बताना है। इसलिए एकाणु व्याप्य, एक परमाणु से व्याप्य हो ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश के अनंत अंश होने से आकाश अनंत प्रदेशी है। उसी प्रकार एक अणु व्याप्य होने से एक अणु व्याप्य अंश के द्वारा गिने जाने पर, ठीक है, उसी प्रकार से धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे प्रत्येक माने हरेक धर्म अधर्म और हरेक जीव, ये सब कैसे हैं? कौन सी माप वाले हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। बोलो भैया कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना। और जैसे अवस्थित प्रमाण वाले धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं। क्या कहा? धर्म और अधर्म द्रव्य अवस्थित, अवस्थित मान निश्चित। अब ये अवस्थित शब्द जो है ना
ये दो बातें हैं इसमें। क्यों भैया नवीन भाई, कहाँ पढ़ रहे हो? अवस्थित प्रमाण वाले धर्म की। हाँ, तो अब मैं बता रहा हूँ। तो अवस्थित का मतलब क्या है? अवस्थित का मतलब ये है कि भाई एक जगह रहते हैं, पहले तो पहली बात तो ये है। और एक जगह रहने से जो के त्यों रहते हैं, उनमें कोई हलन चलन नहीं होता। ऐसा नहीं, इतनी जोर से हवा चलती है ना, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, तो ये आकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, इनमें भैया तो कुछ चलते चलाते होंगे ना, नहीं चलते। इतना तूफान आ जाए तो अवस्थित है। यही बात, वे बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। जीवन ये जो हवा का चलना है, समुद्रों का बनना है, ये दुनिया भर की जो प्रलय जैसी होती है, तो एक कौन से द्रव्य का परिणाम है? उद्गल के द्रव्य का परिणाम है। ये सब कितना भी झंझावात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन तो भी उनके प्रदेश बिल्कुल हिलते डुलते नहीं, ज्यों के त्यों रहते। क्योंकि ये सब जो वायु का चलना है ना, ये तो पुद्गल का परिणाम है। तो पुद्गल में कंपन होता है, उससे उनमें बिल्कुल कंपन नहीं होता है। रंच माते ज्यों के त्यों अवस्थित है। इसका मतलब एक बात वे ज्यों के त्यों अवस्थित है, दूसरी बात अवस्थित होने से उनके प्रदेश भी निश्चित है। बिल्कुल। और जितने हिस्से में वे अवस्थित हैं, उतने ही हिस्से में उनके प्रदेश में। तो कितने हिस्से में अवस्थित है? तो लोकाकाश में अवस्थित। तो लोकाकाश कितना नापा गया है? तो असंख्यात प्रदेश ही नापा गया है। तो वे कितने हैं, उनके प्रदेश कितने हैं? वे संख्यात प्रदेश वाले, ऐसा समझना। तो अवस्थित प्रमाण वाले धर्म तथा अधर्म द्रव्य संख्यात प्रदेशी हैं। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले, अब जीव जो द्रव्य है वो कैसा है? वो अनवस्थित प्रमाण वाला है। ठीक है, अनवस्थित प्रमाण वाला क्यों है? क्योंकि वो संकोच विस्तार उसमें होता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है। ठीक है, हो सकता है जैसे ये जीव अपन अपनी कल्पना का अपना जो द्रव्य है, ये द्रव्य इस अवस्था में है क्या? पूर्व पर्याय में एक तिरंज रहा हो और इसकी अवगाहना इससे भी ज्यादा हो और वहां से इधर आ गया, तो ये संकुचित हो गया। अच्छा, देवों में और उनमें नारकियों में, उनके तो हर क्षण आकार बदलते हैं। कैसे आकार? माने कि वे हाल अपना अपना शरीर बड़ा कर लेना अपने को, और छोटा कर ले, वैक्रिक शरीर है ना, सिकुड़ जावे। तो उसके साथ में उनका वो जो आत्मा के प्रदेश में भी संकोच विस्तार होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ये जो इस तरह कर रहे हैं तो संकोच विस्तार हो रहा है ना। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपन बचपन में कितने बड़े थे, फिर अपन और बढ़ गए, फिर अपन और बढ़ गए, तो उसके हिसाब से वो इसमें आत्मा के प्रदेश वो विस्तारित हो जाते हैं ना। ठीक है, और समुद्रघात के समय तो शरीर को छोड़े बिना वो पूरे लोकाकाश के प्रदेशों में फैल जाते। तो इस तरह फिर दोबारा संकुचित होकर वहां को ही आ जाते। तो इस प्रकार से जीव के प्रदेशों में ऐसा संकोच विस्तार स्पष्ट स्पष्ट है। हाँ, किसी मतलब बाहर के प्रमाण की आवश्यकता इसमें है नहीं। तो इसलिए हम उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण अनवस्थित प्रमाण वाले जीव के सूखे गीले चमड़े की भांति, सूखा गीला माने
तो चमड़ा सूख जाए तो क्या होता है पता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, और गीला करें तो अपन उसको फैल जाएगा। लेकिन उसमें जो परमाणुओं की संख्या वो कम ज्यादा हो जाएगी। परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, वो तो फैल जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसे ही जीव का कि इसके जो प्रदेश हैं, जैसे वहां परमाणु है, यहाँ जीव के प्रदेश हैं, तो वे संकोच विस्तार तो होए, ठीक है, लेकिन परमाणु कम ज्यादा, वो प्रदेश उसके कम ज्यादा नहीं। ये बताना। सूखे गीले चमड़े की भांति निज अंशों का, अर्थात अपने प्रदेशों का अल्प बहुत तो नहीं होता कि वे बढ़ जाए या घट जाए। तो ये 282 पेज है। इसलिए असंख्यात प्रदेशी बना है, इसलिए उसका जो असंख्यात प्रदेश बना है ना जीव का, वो निश्चित है। मतलब संकोच विस्तार के बावजूद भी उसके प्रदेश न घटते हैं न बढ़ते हैं। विस्तार पर ज्यादा बढ़ जाए और संकुचित होने पर थोड़े रह जाए, ऐसा नहीं है। देखो कैसी अद्भुत रचना है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि अमूर्त ऐसे जीव का संकोच विस्तार कैसे संभव, ये कैसे हो सकता है? और वो अमूर्तिक भी है। भाई अमूर्तिक आकाश, आकाश अमूर्तिक, धर्म द्रव्य मूर्तिक है और अधर्म द्रव्य मूर्तिक, और ये भी, ये दोनों तो असंख्यात प्रदेशी है, और लोकाकाश भी असंख्यात प्रदेशी, ठीक है, और जीव भी असंख्यात प्रदेशी। तो अगर जीव में संकोच विस्तार हो जाता है तो धर्म द्रव्य में भी हो सकता है ना, लोकाकाश में भी हो सकता है। उसे आकाश में मुट्ठी में कर लो। नहीं, कैसे कर लोगे? उनमें नहीं है ये बात, केवल जीव को ऐसा इसमें प्रश्न किया है। हाँ, जीव के संबंध में ये कैसे माना जा सकता है कोई संकोच विस्तार होगा? ऐसा प्रश्न आ गया। ठीक है भैया, उसका समाधान किया जाता है। अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। अपन स्वयं अनुभव करना है, तो उसे ही सिद्ध हो जाएगा। वो कोई किसी बाहर की आवश्यकता नहीं है, किसी दृष्टांत की, किसी और की आवश्यकता नहीं। क्योंकि सबको स्वानुभव से स्पष्ट है कि जीव स्थूल तथा कृष्ण शरीर में तथा बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। भैया चलो बता देते। कुमार माने क्या? अभी इनको बोलने दो। कुमार नहीं जानते? कुमार कुमारी लड़कियों के साथ में लिखा जाता ना, कुमारी शालिनी जैन, ऐसा लिखा। तो कुमारी क्यों लिखा? तो लड़कों को कुमार बोला जाता है, लड़कियों को कुमारी बोला जाता है, ठीक है। और कुमारी का मतलब ये होता है कि वो कुंवारी है, ठीक है। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो कुमारी शब्द हट जाएगा और उसको श्रीमती लगाए, ठीक है। ऐसे लड़कों को कुमार बोला जाता है। तो बच्चा होता है, फिर वो कुमार होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह जैसे छोटा बच्चा है, साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, फिर वो और बड़ा हो गया 10, 11, 12 साल का, तो कुमार हो गया। तो यहाँ कहते हैं जीव, सबको स्वानुभव से स्पष्ट है कि जीव स्थूल तथा कृष्ण शरीर में, जैसे कोई पहले दुबला पतला हो और फिर वो एकदम मोटा तगड़ा हो जाए, कभी आ जाए
किया, इसका तो वजन बहुत बढ़ गया देखते हैं ना, है, बिल्कुल। और लंबा भी खूब हो जाए और वजन भी बढ़ जाए और ये हो गया है? ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे हवाई में ना, हैं। हवाई में बच्ची भी पहले कैसी थी, वो कैसी हुई कुछ यार। अच्छा मैं नहीं देखा। हाँ, वो बिल्कुल भी और इतनी हो गई कि हाँ ऐसे बहुत लोग हो जाते हैं। तो वो अब वो जब शरीर स्थूल हो गया है तो क्या होगा फिर वो कि वे प्रदेश उतने ही बने रहेंगे जितने उसमें थे, बाकी के शरीर शरीर में नहीं रहेंगे प्रदेश। शरीर में है पूरे, शरीर में ही है। जैसे वो फूल जाए ना तो फूल जाए, शरीर फूल गया तो फूल जाना कोई बात नहीं है। आत्मा के प्रदेश में उसमें वैसे के वैसे ही पूरे पूरे होंगे। ऐसा नहीं शरीर शरीर फूल गया और आत्मा प्रदेश नहीं फूला है, तो उसके साथ में ही चलते हैं ऐसा। और कोई और कमजोर हो गया, सिकुड़ गया एकदम, ऐसा भी हो जाता है। लोग वजन बढ़ जाता है ना, फिर वो घटाते हैं, कोई सर्जरी करा रहे हैं, कोई कुछ करा रहा है, तो वो उससे मानो वजन उनका कम हो गया। तो वजन कम होने पर आत्मा के प्रदेश कम हो जाएंगे क्या? आत्मा के प्रदेश कम नहीं हो सकते। तो अच्छा उनकी सर्जरी हो गई, तो शरीर की सर्जरी हुई है कि आत्मा के प्रदेशों की भी सर्जरी? देखो आप कितनी विचित्र बात है। और आत्मा के प्रदेश में कोई सर्जरी नहीं हो सकती, अपने आप ही हो जाते हैं बस। तो छुट्टी वगैरह होती है इनकी, नीचे चढ़ जाती है, तो वो तो उतनी प्रदेश है, मतलब हाँ वो तो उतने ही देते हैं, वो बाहर नहीं जाते, प्रदेश बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल अंग विचलित हो जाए तो भी हाँ जी उसको बढ़ जाए। बिल्कुल ऐसा समझ। और कभी कभी ऐसा लगता है ना अपने को जैसे छिपकली पूंछ कट गई और कटने के बाद वो फड़फड़ाती रहती है, तो उसमें कोई प्रदेश नहीं है आत्मा में, वो फड़फड़ाती है। ये तो पुद्गल का ही परिणमन वैसा होता है, उस संस्कार वश होता है ऐसा, पुद्गल के परिणामों का परिणाम ऐसा। मतलब देखो आपने, मैं बताऊं कैसे, जैसे आपने कभी देखा होगा क्रिकेट मैच होता है ना, और उसने बॉल मारी, वो बॉल में गति है, तेज गति है। एक बार मुझे दृष्टांत विचार में आया, तो अब वो मान लो किसी ने उसको लपक लिया, अब वो लपकते लपकते और वो बिल्कुल वहां बाउंड्री पर पहुंचने को है, और उसने इधर उठाई और इधर उठाई, तो भी वो बाउंड्री की तरफ फिर चली गई। उसने हटा दी, लेकिन उसमें वो मोमेंट था, उस मोमेंटम के कारण से वो एकदम वहां बाउंड्री पे ही चली। बिल्कुल देखा जाता है, नहीं देते हैं मना, वो ब्लैक हो जाती तो वो क्यों हुआ ऐसा? उसमें मोमेंटम था, और वो पुद्गल का परिणाम है उसमें मोमेंटम होना, तो उसके कारण से वो पूंछ अलग हो गई। तो अपने को ऐसा लगता है कि इसमें अरे जीव है, अभी जीव होगा, जीव नहीं है उसमें। तो उसी समय आत्मा के प्रदेश वहां को ही सिकुड़ गए, तो उसमें मोमेंटम है, इस कारण से ऐसा होता है। है, अपन ऐसे ही हाँ हाँ वो गलत है भाई। इसमें जैसे ये शरीर में अपने गरमाई बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें एक्टिव है पूरी तरह शरीर, पर एकदम हाथ कट जाए, कुछ हो एकदम अचानक ऐसा हो, तो उसमें वो सब क्रिया उसमें होती रहेगी ना थोड़ी देर के लिए, होती रहती तो वो होती रहेगी, तो इसलिए वो फड़फड़ा भी सकता है हाथ, है। हाँ बिल्कुल, कुछ हो भी सकता है उसमें इस तरह की। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आत्मा के प्रदेश हो उसमें, वो तो पुद्गल का परिणाम है सब। ऐसा समझना भैया, उसमें आत्मा का प्रदेश बिल्कुल नहीं होता, ना उसे कोई दुख होता है, आत्मा कुछ शुक्र तो है वहां पे जितना शरीर है, ये बिल्कुल गारंटी की बात है। ये पुद्गल का परिणाम होता ही इस प्रकार का है, वो जीव में थोड़ी होगा ऐसा परिणाम जो पुद्गल का। मुझे दिखाया होगा कोई धागा से वो करता है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल एनर्जी है ना, वो हाँ एनर्जी जी हाँ
वो एनर्जी के कारण ही वो मोमेंटम होता है उसमें। तो एक्टिव रही तब तो वो काम करती है। अब आगे कहते थे, तो इस प्रकार से देखो, इसमें धर्म अधर्म और जीव, इनके प्रदेशों की बात हो गई ना। आकाश तो अनंत प्रदेश की बात हो गई, और जीव अजीव और जीव धर्म और अधर्म की बात हो गई। अब दो रह गए, कौन कौन? पुद्गल और काल। अब उसको यहाँ कहते हैं पुद्गल तो द्रव्यतः एक प्रदेश मात्र होने से, द्रव्य रूप से पुद्गल कितना है? एक प्रदेश है। तो एक प्रदेश मात्र होने से यथोक्त प्रकार से अप्रदेशी है, जैसा पहले कहा गया है वैसे ही वो एक प्रदेश मात्र होने से एक प्रदेशी। अपन ने अभी चर्चा की थी मैं शुरू में, एक प्रदेशी को अप्रदेशी अप्रदेशी ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसलिए अप्रदेशी है, ठीक है। एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। तथापि दो प्रदेश आदि के उद्भव के हेतुभूत तथा विद उस प्रकार के स्निग्ध वृक्षत्व गुणरूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण, देखो जीव में संकोच विस्तार होता है, और पुद्गल में क्या होता है? वो उसमें स्निग्ध वृक्षत्व होता है। ये चीजें ऐसी अपने को जो विशेष ख्याल में आनी चाहिए। क्या बात है, जीव में संकोच विस्तार और पुद्गल में स्निग्ध वृक्षत्व। तो स्निग्ध वृक्षत्व होने के कारण से जो पुद्गल का एक एक परमाणु है ना, उस पुद्गल में एक एक परमाणु में अपने उपादान से ही ऐसी शक्ति होती है, ऐसी योग्यता होती है कि वो अन्य पुद्गल परमाणुओं के साथ में मिलकर के अनेक प्रदेशी हो जाए, उनका स्कंद बन जाए। आगे ध्यान में, उसी को प्रदेशोद्भव कहते हैं। बस यहाँ जो प्रदेश गाथा में प्रदेशोद्भव जो शब्द आया है ना, उसका अर्थ ही है। देखो अपन पढ़ते हैं इसको। तथापि दो प्रदेशादि के उद्भव के हेतुभूत तथा विद उस प्रकार के स्निग्ध वृक्ष गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप, ठीक है, स्निग्ध गुण रूप परिणमित होने की शक्ति रूप, उस शक्ति है वैसी, शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव है। ठीक है, उद्भव है माने अनेक प्रदेशी वो बन जाता है, इसलिए उसको व्यवहार से द्रव्य की द्रव्य ही कहा जाता है। इसलिए पर्याय से अनेक प्रदेशी पने का भी संभव होने से, पर्याय अपेक्षा से अनेक प्रदेशी पने का संभव होने से पुद्गल को द्विप्रदेशी पने से लेकर संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पना भी न्याय युक्त है। देखो पहले अपन ने जब पर्याय के स्वरूप को पढ़ा था, पर्याय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, याद किया करो। हाँ, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय कितने प्रकार की होते हैं? समान जाति असमान जाति। और गुण पर्याय दो प्रकार के, स्वभाव और विभाग। ठीक है, आप सब लोग ये चीजें याद किया करो भैया, ये एक बार याद हो गई ना अपने को थोड़ी रुचि पूर्वक, वो आजीवन रहेंगी, तो छूटने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये जो है उसमें जो द्रव्य पर्याय, तो द्रव्य पर्याय किसको कहा गया? जो मनुष्य आदि पर्याय इनको द्रव्य पर्याय कहा गया ना, तो असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये द्रव्य पर्याय है। ठीक है, तो ये दो द्रव्यों को मिलकर के एक पर्याय है। अब इन दोनों को क्या बोला? दो द्रव्य की एक पर्याय, दो द्रव्य की एक पर्याय।
भैया दो द्रव्य की एक पर्याय, दो द्रव्य की एक पर्याय होती है। तो अपने अंदर की पर्याय कि इसको इस प्रकार से कहा जा रहा है, ये गहना व्यवहार और द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की पर्याय ऐसा कहा जाता है ना। तो है वो जीव द्रव्य की पर्याय, और लेकिन दो द्रव्य मिलकर के उस पर्याय को वहां उसकी रचना होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे उसको वहां व्यवहार से द्रव्य पर्याय ऐसा कहा गया, ऐसे यहाँ पर इसको क्या कहा जा रहा है, प्रदेशोद्भव को, कि वो पुद्गल अनेक प्रदेशी। पुद्गल को क्या कहा जा रहा है, तो कौन से नय से कहा जा रहा है, व्यवहार नय से कहा जा रहा है। एक द्रव्य की एक समय की एक ही पर्याय होती है वैसे तो वहां अनेक द्रव्य की मिलकर के एक पर्याय कहना ये व्यवहार है ना, कैसी विचित्रता है। ऐसा कुछ और बहुत जरूरी है सब जानना। उसी प्रकार से पुद्गल की ये इन पर्यायों को भी द्रव्य कहा जाता है व्यवहार से। तो यहाँ कहा पुद्गल को दुप्रदेशीपना से लेकर संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशीपना भी न्याय युक्त है। तो पहले ये कहा था 136 नंबर की गाथा में कि द्रव्य कहाँ रहते हैं, और अब यहाँ ये कहा कि उनको प्रदेशपना अप्रदेशपना कैसे संभव है, ये बात यहाँ बताएगी। माना उनके प्रदेशों को कैसे नापा जाता है और किस तरह उन प्रदेश मुक्त होते हैं, ये बात बताएगी। अब यहाँ पर अगली गाथा है 138 नंबर की। अब कालाणु अप्रदेशी ही है ऐसा नियम कर, जो काल है, काल द्रव्य है, वो अप्रदेशी है। वैसे जैसे एक पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है, वैसे ही काल द्रव्य अप्रदेशी है। अब जब दोनों अप्रदेशी हैं, तो पुद्गल में वो परमाणु में और काल द्रव्य में क्या अंतर है, कि पुद्गल परमाणु में एक तो ये कि वो रूपी कहा जाता है और एक अरूपी है दोनों एक प्रदेश। दूसरा, इसके बहुप्रदेशीपना भी हो जाता है, प्रदेशोद्भव। क्या था प्रदेशोद्भव था, क्या था वहाँ? हाँ, प्रदेशोद्भव। तो प्रदेशोद्भव इसके हो जाता है, लेकिन काल के प्रदेशोद्भव नहीं होता है, ये बताना। और वो एक ही प्रदेशी वैसा का वैसे ही क्यों रहता है। असंख्यात प्रदेशी, वो असंख्यात प्रदेशों पर है ना लोकाकाश, तो वो असंख्यात प्रदेशी एक साथ क्यों नहीं हो जाता, क्रिया नहीं है। एक बात अभी अपन पढ़ेंगे इसका, ये बात अपन तो अभी प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि वो मतलब वो जैसे असंख्यात प्रदेश मिलकर के एक एक बना दे, वो एक एक प्रदेश पर ही उनका एक एक कालाणु क्यों रहता है, क्या जरूरी है उसके लिए, क्यों जरूरी है, ये बात यहाँ अभी बताएंगे, अभी सब बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न अपने आने चाहिए कि इसको भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ये सब किस लिए आने चाहिए कि हमें वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो, पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट हो, इसके लिए चर्चा है सब। तो अपन इसको अभी गाथा पढ़ते हैं केवल, और उसका अन्वयार्थ पढ़ेंगे, और उसके बाद अगली चर्चा कल करेंगे। समोदु अपदेशो पदेश में वदे वददोषो भट्टदे पदेश मादासदवस्त छेका
हर शब्द को पूरा पूरा पढ़ा करो और उछाल मत लगाए। आकाश द्रव्य, द्रव्य पूरा आकाश द्रव्य तनु प्रदेश अतीर्थ में वर्ते तना। ठीक है, देखो काल तो अप्रदेशी है। तो अभी मैंने जवाब बताई ना भैया, नवीन भाई, तो इसमें ज्ञान का परिणाम है, ज्ञान का परिणाम मुख्य है। उद्गल क्या करेगा? उद्गल तो केवल बोल रहा है, लेकिन ज्ञान ने किस प्रकार से जाना, उसको किस प्रकार से बोलना है, ये ज्ञान में ज्ञान होना चाहिए ना। और मुझे ये दिखता है कि हर तरह का ज्ञान वो भेद विज्ञान को कारण बनता है, क्योंकि वो ज्ञान में पैनापन होता है उससे, हर चीज को समझने से, और वो हमारे भेद विज्ञान में काम आए। ये बात है। देखो अन्वयार्थ है, काल तो अप्रदेशी है, एक बात। अब दूसरी बात, प्रदेश मात्र पुद्गल परमाणु, माने एक प्रदेश वाला पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेश को, वो एक प्रदेश को, आकाश द्रव्य के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन कर रहा, तब वह वर्तता है, अर्थात निमित्त भूततया परिणमित होता है। वह माने काल द्रव्य, तब काल द्रव्य वर्तता है। कब वर्तता है काल द्रव्य? जब पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन कर रहा होता है, उस समय वो वहां जो काल द्रव्य अवस्थित है ना, एक काला, वो वर्तता है। कैसे वर्तता है? निमित्त भूततया, निमित्त भूततया परिणमित होता है। वो काल द्रव्य तो निमित्त हो करके वहां परिणमित होता है। कब? जब एक परमाणु उसके आकाश द्रव्य के एक प्रदेश को उल्लंघन करता है, ऐसा आशय है। अब इसकी टीका जो है कर चले।